एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने वेव मोशन को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप ऑफ वेव्स देखी थी एंड वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिराइव किया था। हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई थी, del स्क्वायर वाई अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर del y स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर। इस वीडियो के अंदर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट है। पहले वीडियो में हम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन निकालेंगे, यानी सबसे सरल हल निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जो हर कंडीशन में काम आ सकता है, किसी भी कंडीशन को फॉलो कर सकता है और हर बार ट्रू होगा। ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो पहले हम उसका सरल हल निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका जनरल सॉल्यूशन या फिर व्यापक हल निकालेंगे जो कि हर कंडीशन में सही होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपलेस्ट सॉल्यूशन या सरल हल, ठीक है। तो उसके लिए अब देखिए, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इक्वेशंस होती हैं मैथ्स के अंदर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ते हैं, और उन सभी के कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो हमारे कंसर्न से बाहर है। तो अभी हमें जो करना होता है फिज़िक्स के अंदर, जब भी हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, पहले हम कोई सॉल्यूशन उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं, जो हमें मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में सिखाया जाता है। उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को उस इक्वेशन में अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो उससे सबसे पहले चेक करने के लिए मैं मान लेती हूँ लेट द सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये आपने पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। ये एक इक्वेशन ऑफ वेव होती है। तो बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है, ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है और उसका एक स्पेशल केस है जहाँ पर a क्या होता है, हमारा आयाम या फिर एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कोणीय आवृत्ति, और k होता है हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट या फिर संचरण नियतांक। इन सभी के बारे में आप बहुत पहले डिटेल में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम इस इक्वेशन के लिए इस सॉल्यूशन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन में क्या है, दो बार हमें y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दो बार इसे हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं del y अपॉन del t निकालने की कोशिश करती हूँ। a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस kx। फिर जब हम थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और k और x दोनों ही t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी हमें मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx। इसी तरह से जब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूँगी तो फिर से जब थीटा का डिफरेंशिएशन होगा तो एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इस टर्म को क्या लिख लेती हूँ, a ओमेगा स्क्वायर। a कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे। जब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन में करूँगी तो मुझे मिलेगा साइन थीटा, और जब मैं फिर से इस थीटा का डिफरेंशिएशन करूँगी तो इसका डिफरेंशिएशन 0, t का 1 और एक ओमेगा बाहर बच जाएगा, जिसे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया नेगेटिव ऑफ a ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। del y अपॉन del x हो जाएगा, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। फिर जब हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और जो k है वो हमारा बाहर बच जाएगा, तो बचेगा नेगेटिव ऑफ k। यानी क्या वैल्यू आई, माइनस का ka cos ओमेगा t माइनस kx। इसी तरह से जब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूँगी तो माइनस ka तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और जब मैं इस थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से करूँगी, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का 1 और पीछे बचेगा माइनस k। अब हम देखेंगे माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस आ रहा है तो फाइनल रिजल्ट भी नेगेटिव में आएगा। k इंटू के हो जाएगा k स्क्वायर, तो a k स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस
के एक्स, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए y की वैल्यू क्या थी, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैं अगर इस इक्वेशन में देखूँ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स किसके बराबर है, y के बराबर। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इसी तरह से इस इक्वेशन में भी a है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स y के बराबर है, और पीछे क्या बच रहा है, माइनस के स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस के स्क्वायर वाई। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एंड डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों इक्वेशन से मैं y की वैल्यू फाइंड करूँगी। तो यहाँ से मुझे y मिलेगा माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और यहाँ से मुझे y क्या मिलेगा, यहाँ पर ही रहेगा, ये के स्क्वायर इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन के स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। दोनों ही y की वैल्यूज़ हैं तो दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन के स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर, इस तरीके से। अब मुझे चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ओमेगा किसके बराबर होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये बराबर होता है 2 पाई इंटू न्यू के। और के किसके बराबर होता है, के हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जो कि बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो आपको ओमेगा अपॉन के की वैल्यू मिलेगी म्यू लैम्डा या न्यू लैम्डा, जो कि किसके बराबर होती है, वी या फिर वेलोसिटी के बराबर होती है। जब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर अप्लाई करूँगी, ओमेगा अपॉन के अगर वी होता है तो दोनों का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो वही इक्वेशन मिल रही है ना जो हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करी थी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो सॉल्यूशन कंसीडर किया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कंडीशन है ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका एक स्पेशल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा व्यापक हल नहीं है, ये एक सरल हल है, ठीक है। अब इसके बाद हम व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन को निकालेंगे। अब हम इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में एक तो ये t है और एक ये x है जिसके रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ पर दो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम अपने फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। v कांस्टेंट है लेकिन t और x यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम क्या मान लेते हैं, लेट द सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल चीज़ यानी बिल्कुल व्यापक चीज़ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो y इज़ इक्वल टू हम मान लेते हैं y इज़ फंक्शन ऑफ x एंड ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। अब आपको पता है कि y का t के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो रहा है और y का x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी आपका जो y है या इसका जो सॉल्यूशन है उसे एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसके अंदर x वेरिएबल की टर्म भी आती हो और t वेरिएबल की टर्म भी आती हो। तो बिल्कुल हमने इसको जनरलाइज कर दिया, हमने लिखा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ t, यानी y इज़ इक्वल टू साई ऑफ x एंड फाई ऑफ t। यानी y एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें x भी आ रहा है और t भी आ रहा है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, एक बार y का दो बार t, मतलब एक बार y का t के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है और फिर x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार मैं डेल y अपॉन डेल t करती हूँ तो जो x वाली टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा डेल फाई ऑफ t अपॉन डेल t। इसी तरह से इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करूँगी तब भी साई ऑफ x कांस्टेंट रहेगा और यहाँ
यहाँ मिलेगा डेल स्क्वायर फाई ऑफ टी अपॉन डेल टी स्क्वायर। सिमिलरली डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो फाई ऑफ टी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल साई ऑफ एक्स अपॉन डेल टी। इसी तरह से डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में भी फाई ऑफ टी जो है कांस्टेंट हो जाएगा और डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये हमने दोनों डबल डिफरेंशिएशंस की वैल्यू निकाल ली। अब जो हमारी इक्वेशन होती है उसके अंदर हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह मुझे ये लिखना है, तो मुझे मिलेगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई ऑफ टी अपॉन डेल टी स्क्वायर, वी स्क्वायर एज इट इज़, और इसकी जगह मैं लिखूँगी फाई ऑफ टी डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक बार फाई है एक बार साई है, यहाँ पर भी एक बार फाई है एक बार साई है, तो मैं क्या करती हूँ साई वाली टर्म्स को एक साइड और फाई वाली टर्म्स को दूसरी साइड ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फाई को रख रही हूँ और यहाँ पर ये फाई मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन फाई ऑफ टी यानी डिवाइड में आ जाएगा। वी स्क्वायर एज इट इज़, साई वाली टर्म भी एज इट इज़, और यहाँ पर जो साई है वो मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर ये साई किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि LHS वाली पूरी टर्म है ना सिर्फ और सिर्फ टी वेरिएबल में है और RHS वाली पूरी टर्म सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम। हाँ, तो RHS वाले पूरी की पूरी टर्म किसके रेस्पेक्ट में है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल की टर्म्स में है, जबकि v तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब हमने इनके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया तो अब हम इन दोनों चीज़ों को या दोनों जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों को हम एक कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि इस वेरिएबल से भी सेम वैल्यू दे रहा है और इस वेरिएबल दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो दोनों को अलग अलग हम एक कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। तो माना ये दोनों जो LHS और RHS है ये दोनों एक दूसरे कांस्टेंट माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो एक बार मैं क्या करती हूँ, फाई वाले को रखती हूँ उसके बराबर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फाई ऑफ टी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डेल स्क्वायर फाई टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फाई टी। इसको इधर भेज देते हैं, तो डेल स्क्वायर फाई ऑफ टी अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर फाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से एक बार इस वाली टर्म को रखते हैं, वी स्क्वायर 1 अपॉन साई एक्स इंटू डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मुझे ये टर्म मिलेगी। अब ये यहाँ नेगेटिव में है, इधर मैं इसको प्लस में ले आऊँगी और इसे मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये वाली जो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। ये जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है, अगर मान लो मैं इस चीज़ को a मान लेती हूँ, है ना, तो ये क्या है, डेल स्क्वायर a अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 0। यानी ये फाई ऑफ टी यानी फाई के टर्म्स में एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण। ठीक है, इसी तरह से अगर इस वाली इक्वेशन को हम चेक करें तो ये भी सेम टू सेम चीज़ है। ये फाई के टर्म्स में क्या हो रही है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये एक कांस्टेंट टर्म और फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, फाई के टर्म्स में सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है, तो इस सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, वो आएगा हमारा, ये फाई के टर्म्स में है तो फाई इज़ इक्वल टू कोई कांस्टेंट जिसे हम c मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल टू द पावर प्लस माइनस j ओमेगा
टी। इसी तरह से जो कांस्टेंट आया ना यहाँ पर, उसे यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह से हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो उससे मुझे मिलेगा साई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसे मैं डी मान लेती हूँ, एप्सिलॉन प्लस माइनस जे ओमेगा अपॉन वी इंटू टी। अब हमने पीछे सॉल्व किया था इस चीज़ को, ये रहा, ये रिलेशन बनाया था ना हमने, ओमेगा अपॉन के इज़ इक्वल टू वी। ठीक है, तो अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, ओमेगा अपॉन वी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा। तो इस टर्म को अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करके लिखूं तो डी ई प्लस माइनस जे ओमेगा अपॉन वी के बराबर हो जाएगा और टी। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, फाई की भी वैल्यू निकाल ली, साई की भी वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ये जो हमने एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन माना था ना, इसके अंदर अप्लाई करना है। तो ये हमारी y की वैल्यू थी, जिसे मैंने लिख लिया इन दोनों में से कोई एक, तो मैंने लिख लिया y इज़ इक्वल टू फाई ऑफ टी इंटू साई ऑफ एक्स। फाई की जो वैल्यू कैलकुलेट करी उसे अप्लाई कर दिया, साई की वैल्यू जो कैलकुलेट करी उसे अप्लाई कर दिया। अब c और d दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों को मैं एक साथ मल्टीप्लाई करके कोई एक कांस्टेंट a मान लेती हूँ। अब यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंशियल की पावर्स है तो ऐड हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस जे ओमेगा टी प्लस माइनस जे के एक्स। ठीक है, दोनों में से अगर मैं क्या करूं, j को कॉमन निकाल लूँ तो प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। लेकिन ओमेगा टी हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा फेज़ एंगल। टाइम वाली टर्म को कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पर इस नेगेटिव सिंबल का कोई मतलब ही नहीं है। ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में होगी और सिर्फ पॉजिटिव को लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो y की वैल्यू हमारी आएगी ए आई जे ए एक्सपोनेंशियल टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। जे बिल्कुल उसी तरह का ऑपरेटर है जिसका हमारा आयोटा होता है, उसी को ही हमने ऑलमोस्ट जे लिखा है। तो ये आ गया हमारा समीकरण का व्यापक हल। ये हल हर कंडीशन में वैलिड होगा और हर बार हमें सही रिजल्ट देगा।